Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic degeneracy and its resolution in transportation problem. यानी कि आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के रेफरेंस में डीजेनरेसी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और किस तरह से इसको रिजॉल्व करते हैं इसको भी हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल. डीजेनरेसी क्या होती है? हम उस पर्टिकुलर फिजिबल सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलोकेशंस यानी कि m+n-1 से कम होते हैं, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को डीजेनरेट सॉल्यूशन का नाम देते हैं. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डीजेनरेसी दो स्टेजेस पर अकर हो सकती है. पहला केस होता है जब आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास m+n-1 एलोकेशन से कम एलोकेशंस हो सकते हैं. और दूसरा केस बनता है जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते हुए भी डीजेनरेसी की प्रॉब्लम अकर हो सकती है. और ऐसा तब होगा जब दो या दो से ज़्यादा ऑक्यूपाइड सेल्स सेम मिनिमम एलोकेशंस में लाई कर जाएं और वो एक साथ अनऑक्यूपाइड हो जाए. तो उस केस में क्या होगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन को अचीव करते समय किसी भी स्टेज में डीजेनरेसी जनरेट हो सकती है. तो हम बात करेंगे आज के लेक्चर में अबाउट द फर्स्ट केस, डीजेनरेसी एट द इनिशियल सॉल्यूशन. यानी कि जब हम इनिशियल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर रहे होते हैं, तो अगर डीजेनरेसी हमें मिल जाती है, तो उस केस में उसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हम क्या स्टेप करेंगे? इसके लिए हम एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी जिसको हम 0 के इक्वल एज्यूम करते हैं, उसको एक या एक से ज़्यादा अनऑक्यूपाइड सेल पर असाइन करेंगे. यानी कि अगर एक की कमी है तो एक पर असाइन करेंगे, दो की कमी है तो दो पर असाइन करेंगे. तो जितनी की कमी होगी उतने पर ही हम उस पर्टिकुलर स्मॉल वैल्यू को असाइन करेंगे, जिसे हम डेल्टा या एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं. और इस तरीके से हमारे पास जो नंबर ऑफ एलोकेशंस होंगे या जो ऑक्यूपाइड सेल्स होंगे वो m+n- के इक्वल हो जाएंगे. तो इस पर्टिकुलर स्मॉल वैल्यू को हम एक ग्रीक लेटर एप्सिलॉन या फिर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. और इस पर्टिकुलर वैल्यू का जो सप्लाई या डिमांड वैल्यूज़ हैं या जो टोटल कॉस्ट है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. केवल हम अपने एलोकेशंस को या ऑक्यूपाइड सेल्स को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक या ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने में कम से कम इम्प्रूवमेंट साइकिल्स का यूज़ करना पड़े. क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट साइकिल्स फॉलो करनी पड़ेंगी अगर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए. और अगर हम डेल्टा असाइन कर देते हैं तो उस केस में ये नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट साइकिल्स रिड्यूस हो जाती हैं. और जब हमारा पर्पज़ कंप्लीट हो जाता है एक बार, तो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में से डेटा को रिमूव कर सकते हैं. इसके रिलेशन में हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. द क्वेश्चन इज एज फॉलोज. द फॉलोइंग मैट्रिक्स गिव्स द किलोमीटर्स फ्रॉम सोर्सेज ऑफ सप्लाई टू द डेस्टिनेशंस. और यहाँ आपको एक ट्रांसपोर्टेशन टेबल दे रखी है जहाँ आपके पास 5 डेस्टिनेशन सेंटर्स D1, D2, D3, D4 और D5 हैं और 3 सप्लाई सेंटर्स S1, S2 और S3 दे रखे हैं. ठीक है, इनकी सप्लाई दे रखी है और डिमांड दे रखी है. इसके बाद क्वेश्चन है द शिपिंग कॉस्ट इज ₹10 पर लोड पर किलोमीटर. व्हाट शिपिंग शेड्यूल शुड बी यूज्ड सो एज टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो इस दी हुई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का आपको ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल भी डिफाइन करना है और मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो सप्लाई का टोटल है वो है 22, जबकि डिमांड का टोटल है 25. तो इसका मतलब जो डिमांड है वो सप्लाई से एक्सीड कर रही है कितने से? 3 से. तो हमें इसे पहले तो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक डमी रो को ऐड करना होगा जिसे हम एस एक्सिस के नाम से जानेंगे. ठीक है, और इसके रेफरेंस में जो सप्लाई वाला कॉलम है उसमें हम कितना टोटल लिखेंगे? 3. ठीक है, और इस तरह से जो सप्लाई का टोटल है और वो डिमांड का टोटल है वो इक्वल हो जाएगा और हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी. तो हमारे पास जो मॉडिफाइड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी वो कुछ इस तरीके से होगी. सो दिस इज द बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा रो एस एक्सेस को ऐड करा है. इसके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट है वो मैंने 0 रखा है
और यहाँ जो सप्लाई का टोटल है वो 3 ऐड कर दिया है यहाँ पर। इस तरह से सप्लाई का टोटल भी 25 है और डिमांड का टोटल भी 25 है। अब हमें क्या करना है, इसके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना है और इसके लिए हम वैम मेथड का यूज़ करेंगे और उसके बेसिस पर इसके इनिशियल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते हैं। तो वैम मेथड यानी कि हमें पेनल्टी का निकालनी है रो के रेफरेंस में और कॉलम के रेफरेंस में, और उस पेनल्टी के बेसिस पर हम ऑक्यूपाइड सेल्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले रो की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट 3, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 5, डिफरेंस 2। ठीक है, ऐसे ही 4, 5, डिफरेंस 1, 4, 4, डिफरेंस 0, 0, 0, डिफरेंस 0। यहाँ देखते हैं डिफरेंस 5, 4, 5, डिफरेंस 1। D2 कॉलम में 4, 7, डिफरेंस 3, सॉरी 0 इज द स्मॉलेस्ट, तो 0 और 4 तो डिफरेंस हो जाएगा 4, 0 एंड 4 डिफरेंस इज 4। यहाँ देखिए 0 एंड 6 डिफरेंस इज 6, 0 एंड 6 डिफरेंस इज 6, 0 एंड 3 डिफरेंस इज 3। अब मुझे मैक्सिमम पेनल्टी देखनी है इसके अंदर, तो 6 और 6 ये दोनों ट्राई कर रही हैं, इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा। ठीक है, अब इस 0 के करेस्पॉन्डिंग 3 का एलोकेशन होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग भी 3 का एलोकेशन होगा, लेकिन इसके करेस्पॉन्डिंग डिमांड ज़्यादा है, इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर 0 पर एलोकेशन करेंगे। तो इस 0 पर एलोकेशन करेंगे कितने का आप, इस 0 पर एलोकेशन करेंगे आप 3 का, तो इस 0 पर 3 का एलोकेशन कर दिया, ये 3, 3 माइनस 3 ये 0 हो गया, और 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये एस एक्सेस वाली रो जो है हम इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अगेन कैलकुलेट पेनल्टी, तो ये तो 2 ही रहेगी, ये भी 1 रहेगी, ये भी 0 रहेगी, ये डैश हो जाएगी, ये चेंज होगी। अब 4 और 5 1, 4 और 7 3, 6 6 0, 6 6 0, 3 4 1 डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब इसमें जो मैक्सिमम है 3, इस 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेलेक्ट होगी 4, क्योंकि 4 मिनिमम है D2 कॉलम में, और इस 4 के करस्पॉन्डिंग 9 की सप्लाई है और 4 की डिमांड है, तो 4 का एलोकेशन हो जाएगा, 4 का एलोकेशन हो गया, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से आपका कॉलम चला जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा D2 कॉलम को। क्लियर, अगेन कैलकुलेट पेनल्टी, 3 एंड 5 डिफरेंस 2, इस रो में 4 5 डिफरेंस 1, 4 6 डिफरेंस 2, ये डैश हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखते हैं 4 और 5 डिफरेंस 1 दैट इज डैश, 6 6 0, 6 6 0, और 3 और 4 डिफरेंस 1, मैक्सिमम 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। पहले तो इस 2 के करस्पॉन्डिंग आपकी S1 रो में 3 सेलेक्ट होगा, मिनिमम है, इसका करस्पॉन्डिंग 4 सेलेक्ट होगा, मिनिमम है, तो इस 3 को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इस 2 को सर्कल कर देते हैं हम। इस 3 के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 8 की है और डिमांड भी 8 की है, तो यहाँ 8 का एलोकेशन होगा, 8 का एलोकेशन होगा, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक साथ ही दोनों ही यहाँ से हट जाएंगे, रो भी हटेगी यहाँ से S1 रो, और D5 कॉलम भी हटेगा, क्योंकि दोनों में ही सप्लाई और डिमांड दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगेन कैलकुलेट पेनल्टी, अभी एलोकेशन कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, तो ये डैश आएगा, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 6 0 डैश। ठीक है, यहाँ देखिए 8 माइनस 4 4 डैश, 7 माइनस 6 ये आएगा ना, सॉरी 4 4 और 6, ये सॉरी ये गड़बड़ हुई यहाँ पर, 4 और 6 ये आएगा 2, और ऐसे यहाँ पर आएगा 6 6 0 दैट इज ओके, ये सही आ गया 4, और ये आएगा 7 6 1 और 6 6 0 ये डैश, मैक्सिमम आ गया 4। इस 4 के करस्पॉन्डिंग मिनिमम है 4, और 4 के करस्पॉन्डिंग 5 सप्लाई है और 4 की डिमांड है, तो 4 का एलोकेशन होगा। तो ये 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि हमारा ये D1 कॉलम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर आपका ये डैश 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 6 0 डैश, ये डैश, ये डैश, 7 माइनस 6 1 और 6 माइनस 6 ये 0 और ये डैश, 1 यहाँ भी है, 1 के करेस्पॉन्डिंग ये 6 सेलेक्ट होगा, और इस 1 के करेस्पॉन्डिंग ये 6 सेलेक्ट होगा। इस 6 पर होगा 1 का एलोकेशन, और इस वाले 6 पर होगा 5 एंड 2 यानी कि 2 का एलोकेशन। तो इस वाले 6 को लेकर चलेंगे हम, यानी कि इसको सर्कल कर देते हैं, क्योंकि इसके करेस्पॉन्डिंग होगा आपका 2 का एलोकेशन, 2 का एलोकेशन होगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड 5 माइनस 2
इज इक्वल टू 3। ठीक है, 0 हो गया तो ये चला गया यहाँ से, अब इसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए। नाउ आपके पास ये दो ही वैल्यूज बची है, तो पहले मैं इस पर देखता हूँ 6 पर, इस पर 1 का एलोकेशन होगा और इस 6 पर 3 का एलोकेशन होगा। तो इस वाले 6 पर एलोकेशन कर दिए 3 का, 3 का एलोकेशन हो गया। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये आपकी जो S3 रो है ये एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब इस 6 पर 1 की ही डिमांड बची है, सॉरी 1 की सप्लाई बची है और 1 की ही डिमांड बची है, तो 1 का एलोकेशन जाएगा। और इससे आपकी सप्लाई और डिमांड दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, यानी कि रिम कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो यहाँ आपका एलोकेशन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ एलोकेशन चेक कर लेते हैं कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल एलोकेशन है 7। ठीक है, तो ऑब्टेन्ड एलोकेशंस इज इक्वल टू 7। ठीक है, और रिक्वायर्ड एलोकेशंस कितने हैं, m प्लस माइनस 1 से निकाल लेते हैं इसको हम। रिक्वायर्ड एलोकेशंस इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। m का मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है 4, S1 S2 S3 और SS एक्सेस, और कॉलम्स कितने हैं 5, माइनस 1 कर दोगे 5 4 9 में से 1 गया 8। तो यहाँ पर जो ऑब्टेन्ड एलोकेशंस है वो है 7 और जो रिक्वायर्ड एलोकेशंस है वो हमें होने चाहिए थे 8। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, दिस इज डी जनरेट सॉल्यूशन। तो ये डीजेनरेट सॉल्यूशन हो गया। अब हमें इसकी डीजेनरेसी को रिमूव करना है और इसे रिमूव करते हुए इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट अस हैव अ लुक ओवर दैट पर्टिकुलर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नाउ वी विल ऑब्टेन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, डीजेनरेसी को रिजॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस कम है, हमें चाहिए 8 एलोकेशन, जबकि हमारे पास 7 एलोकेशन हैं। तो हमें एक एलोकेशन बढ़ाना होगा और उस एक एलोकेशन को हम वहाँ बढ़ाते हैं जहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होती है अनऑक्यूपाइड सेल के रेफरेंस में, क्योंकि एस एक्सेस को तो हमने ऐड किया अपनी तरफ से, तो इसके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी दी हुई टेबल के अंदर जो अनऑक्यूपाइड सेल है इसके अंदर जो मिनिमम कॉस्ट है दैट इज़ 4। देख लीजिए, अनऑक्यूपाइड सेल की बात कर रहा हूँ, अनऑक्यूपाइड सेल में जो मिनिमम कॉस्ट है एस एक्सेस को छोड़ते हुए वो है 4। तो इसका मतलब इस डेल्टा को असाइन कर दूंगा मैं इस 4 पर, यानी कि इस 4 को मैं अनऑक्यूपाइड सेल की तरह ट्रीट न करके बल्कि ऑक्यूपाइड सेल की तरह ट्रीट करूंगा। तो अब मेरे पास एलोकेशन कितने हो गए, टोटल 8 एलोकेशन हो गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये प्रॉब्लम कैसे हुई, दैट इज नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे हम। ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए मुझे यू और वी की वैल्यूज निकालनी है डिफरेंट रोज और कॉलम्स के रेफरेंस में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा एलोकेशन होंगे उसकी यू या वी की वैल्यू को 0 रखना है। तो यहाँ इस रो में 4 एलोकेशन हैं, तो इसका मतलब u3 विल बी इक्वल टू 0। अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। ठीक है, तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज तो निकालनी आसान होगी। 4 इज इक्वल टू 0 प्लस V2, तो ये तो 4 हो जाएगा। ऐसे V3 हो जाएगा 6, U3 0 है तो ये V4 हो जाएगा 6, और V4 के बाद V5 भी हो जाएगा 4। यहाँ तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे इसको आप, है ना। अब ये वैल्यू पता है आपको और ये ऑक्यूपाइड सेल है, तो 3 इज इक्वल टू U1 प्लस 4 लिख दूंगा इसको मैं। 3 इज इक्वल टू U1 प्लस 4, तो इससे U1 कितना जाएगा 3 माइनस 4 यानी कि -1, तो U1 की जगह लिख दूँ मैं -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे ये वैल्यू पता है V3 इक्वल टू 6 ये पता है, तो 0 इज इक्वल टू U4 प्लस V3, 0 इज इक्वल टू U4 प्लस V3 की वैल्यू 6 है, तो इससे U4 कितना हो जाएगा 0 माइनस 6 यानी कि -6 हो जाएगा, तो U4 हो गया -6। ठीक है, ऐसे ही U2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 6 इज इक्वल टू U2 प्लस 6, तो U2 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 4 इज इक्वल टू 0 प्लस V1, तो ये भी
4 हो जाएगा। ठीक, अब निकालना है मुझे अनऑक्यूपाइड सेल के लिए डी आई जे की वैल्यू, और डी आई जे का फॉर्मूला होता है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ठीक है, पहले इस अनऑक्यूपाइड सेल की बात करते हैं 5 की। इसके करस्पॉन्डिंग यू है -1 और वी है 4, 4 - 1 यानी कि 3, और 5 में 3 गए +2, ये इसकी डी आई जे आ गई। अब बात करते हैं 1 2 सेल की, तो 1,2 सेल में यू कितना है -1, वी 4, 3 हो जाएगा, और 8 - 3 कितना जाएगा +5। 1,3 सेल की बात करते हैं, यू आई कितना -1, वी जे 6, -1 + 6 5 हो जाएगा, और 6 - 5 कितना हो गया +1। ठीक, अब 1,4 सेल की बात करते हैं, u -1 v 6 5 बचा, और 6 - 5 यानी कि +1। ठीक है, अब बात करते हैं 2,2 सेल की, u 0 v 4 0 + 4 4, 7 - 4 +3। बात करते हैं 2,3 सेल की, 0 + 6 6, और 7 - 6 +1। 2,5 सेल की बात करते हैं, 0 + 4 4, और 5 - 4 कितना हो गया +1। ऐसे 3,1 सेल की बात करते हैं, 0 + 4 8 - 4 +4 हो जाएगा। अब बात करते हैं एस एक्सेस यानी कि 4,1 सेल की, -6 + 4 -2, और 0 - -2 0 + 2, तो ये +2 हो जाएगा। ऐसे इसकी बात करते हैं -6 + 4 -2, और 0 - -2 +2 हो जाएगा। फिर से 0 -6 + 6 0, और 0 - 0 0 हो जाएगा। ये -6 + 4 -2, और 0 - -2 +2, तो ऑल डी आई जे क्या होगा यहाँ पर, ऑल डी आई जे is greater than equal to 0, so this will be optimal solution। तो ये आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस तरह से रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास आएगी टोटल ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस आएगी पहले तो टोटल ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस, देखो जो ऑक्यूपाइड सेल है उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते चले जाओ, यानी 3 × 8 + 4 × 4 + 6 × 1 + 4 × 4 + 6 × 2 + 6 × 3 + 4 × डेल्टा। इसे मैं 0 मानता हूँ, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम कैलकुलेशन में, और 0 × 3 यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो वैल्यू मैं कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके ऐड करते चला जा रहा हूँ। 3 × 8 24 हो जाएगा, 3 × 8 24 + 4 × 4 16, 6 × 1 6 + 4 × 4 16 + 6 × 2 12, 6 × 3 18, 4 × डेल्टा ये 0 हो जाएगा, और 0 × 3 ये भी 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चेक लेते हैं। 3 × 8 24, 4 × 16, 6 × 6 सही है, 4 × 16 ठीक, 6 × 2 12, 6 × 3 18, 4 × डेल्टा 0, 0 × 3 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब इनको ऐड कर दीजिए तो आपके पास टोटल ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस आ जाएगी। तो ऐड कर देता हूँ इसको, 24 और 10 34 और 6 40 और 6 46, 46 56 और 6 62, 62 और 10 72 और 2 74, 74 10 84, 84 और 8 92। ठीक है, 8 और 2 10 और 6 16 और 6 22 और 6 28 4 32 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9, 92 किलोमीटर आ गए। ठीक है, अब मुझे निकाली टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो क्या करना है मुझे, इसके 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पर यूनिट पर किलोमीटर की कॉस्ट दे रखी ₹10। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 92 × 10, तो ये आएगा आपके पास ₹920। क्लियर? सो दिस इज द सॉल्यूशन और मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट of the given transportation problem. Okay, thank you.